नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा यूजी का भी यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए थोड़ी सी मदद कर देते हैं हम। तो यूजी के एग्ज़ाम के लिए जो है जो बेसिक्स है उसको आज हम क्लियर कराएंगे। आपको याद रखना बेसिक्स जो है यूजी के एग्ज़ाम के लिए जो यूपी कैडेट या यूपी कैडेट का या फिर जो हमारा एग्ज़ाम होता है बीएचयू का, इन सब में जो है जनरल एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए जो है बेसिक टॉपिक है। याद रखना बहुत इजी वे में जो इंटर वाले बच्चे होते हैं उनके हिसाब से ही पढ़ाया है, तो उन्हीं को आराम से एकदम समझ में आएगा। जिनका एग्रीकल्चर अभी स्टार्ट हो रहा है उनको बहुत अच्छे से एक क्लास लेनी चाहिए, तो उनको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, कभी कभी डेप्थ में भी जाएंगे जहाँ पर ज़रूरत होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर देखो आपको बता दें, जिस क्लास में हम बताए हैं, बहुत सारी क्लास में अभी तक बता चुके हैं, जहाँ जहाँ पर कल्चर लिखा होगा वो किस भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। और जहाँ पर लॉजी लगा होता है वो किस भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसमें कल्चर लगा, इसका मतलब है किस भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रस प्लस कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन और एग्रस का मतलब सॉयल से हो सकता है। ठीक है, सॉयल का कल्टीवेशन करना क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें, एग्रोनॉमी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, चूंकि इसमें ना लॉजी है ना कल्चर है, तो इनको अलग से याद करना पड़ेगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो एग्रोस और नोमोस से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब होता है हमारा क्या, सॉयल या क्रॉप, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी सॉयल या क्रॉप का मैनेजमेंट हमारा क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद बात करते हैं पोमोलॉजी। अच्छा, ये हमारा कल्चर और लॉजी वाले एग्जाम्पल का क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद है। इसमें लॉजी लगा है लेकिन फिर भी एक किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ऐसा सिर्फ एक ही शब्द है हमारा, कौन सा, पोमोलॉजी। क्योंकि इसका जो पोमस शब्द है, पोमस जिसका अर्थ होता है फल, ठीक है, पोमस जो शब्द है जिसका अर्थ होता है फल, वो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और लॉजी तो ग्रीक भाषा का था ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड हो जाएगा, या फिर अगर सिर्फ लैटिन लिखा रहेगा तो भी मान लिया जाएगा। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, लैटिन या लैटिन प्लस ग्रीक, दोनों जो अगर दिए हो तो दोनों बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लैटिन भाषा मान लेंगे आप। ठीक है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, आपको बताएं, पोमस का मतलब होता है फल। ठीक है, तो फलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, पोमोलॉजी कहेंगे। प्रॉब्लम थी, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। वही फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर, कल्चर आ गया तो लैटिन भाषा का शब्द हो गया। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये सब हॉर्टिकल्चर के जो है क्या है, पार्ट्स हैं। हॉर्टिकल्चर हमारा देखो, हॉर्टिकल्चर जो हमारा होता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, क्या है, कल्चर मतलब लैटिन भाषा का शब्द है। ये हमारा उद्यान विज्ञान होता है, यानी उद्यान में जितनी चीज़ें हम लोग उगाते हैं बागबानी में, वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। अब उद्यान में हम लोग उगाते क्या क्या हैं, तो उद्यान में हम लोग या तो फूल उगाते हैं, ठीक है, या तो फल उगाते हैं, या तो सब्जी उगाते हैं। ठीक है, अब फूल उगा रहे हैं तो फ्लोरिकल्चर है, फल उगा रहे हैं तो पोमोलॉजी, और सब्जी उगा रहे हैं तो ओलेरीकल्चर है। ठीक है, इसके बाद फल उत्पादन में मृदा का समुचित उपयोग तथा इसकी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, एडेफोलॉजी। सॉयल साइंस ये बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत पूछा जाता है। सॉयल साइंस को दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो हमारा एडेफोलॉजी होता है, एडेफोलॉजी सॉयल का अध्ययन, दूसरा पेडोलॉजी भी क्या है, सॉयल का अध्ययन है। अच्छा, अंतर क्या है दोनों में, पेडो से याद कर लो कि पेडो का मतलब होता है पैदा होना। ठीक है, यानी सॉयल कैसे पैदा हो रही है, यानी सॉयल का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन कैसे हो रहा है, तो पेडो में हम क्या याद रखेंगे, सॉयल का ओरिजिन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉयल पाई जा रही है, इसका जब अध्ययन करेंगे हम तो किस में करेंगे, पेडोलॉजी में। अच्छा, अगर हम सॉयल के साथ में प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, किस सॉयल में कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी सॉयल और प्लस प्लांट का अगर अध्ययन करें तो ये कौन सी कहलाएगी, एडेफोलॉजी। ठीक है, एडेफोलॉजी कहलाएगी। दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, याद रखना। एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी किससे, सॉयल साइंस से संबंधित है। पेडोलॉजी में पेडो का अर्थ है यानी पैदा, यानी ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ सॉयल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल का अध्ययन करेंगे पेडोलॉजी में, और सॉयल से रिलेटेड क्रॉप का अगर अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडेफोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, दिस इज द प्रॉब्लम। इसके बाद हम बात करेंगे कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं,
अब देखो ये भैया बहुत पुराना नोट्स है, इंटर विंटर के बाद का ही नोट्स है, तो उसमें मिस्टेक्स होंगी, लेकिन हम आपको यहाँ पर सही सही लिख के बताते रहेंगे। इंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इंटोम का मतलब होता है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट यानी कीट का अध्ययन करेंगे किसमें, इंटोमोलॉजी में, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद हनी बी का अध्ययन किसमें करते हैं, एपीकल्चर, और रेशम कीट का अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर। दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। एपीकल्चर से मतलब क्या है, एपीकल्चर का मतलब है हनी बी का अध्ययन, ठीक है, शहद के लिए, ठीक है। दूसरा रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। याद रखना, सेरी का मतलब है रेशम कीट से, सिल्क से, सेरी मतलब सिल्क, ठीक है, और एपी मतलब बी, मधुमक्खी। रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को यानी फोसाइल्स के अध्ययन को, फोसाइल्स जो होते हैं हमारे जीवाश्म यानी सड़े गले पदार्थ, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, पैलांटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पैलांटोलॉजी, ठीक है, ये बोलते हैं। इसके बाद शैवालों के अध्ययन को फाइको, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। माइकोलॉजी किसे बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन को, और फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल के अध्ययन को, ठीक है। यानी फंजाई का अध्ययन, फंजाई अगर आ गया तो क्या हो गया, माइको हो गया। कवक शैवाल यानी एल्गी अगर आ गया, एल्गी क्या होगा, फाइको होगा, ठीक है। फंजाई माइको, एल्गी फाइको, याद रखना दोनों। एग्रोनॉमी के पिता कौन है, पीटर डी क्रेसेंजी। एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन माना जाता है, पीटर डी क्रेसेंजी। सॉइल साइंस के पिता माने जाते हैं वीवी डाकुचेव, ठीक है। और इसके बाद मिल्क साइंस के पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको चाहे मिल्क साइंस का पिता कह लो, या इसके बाद आप कह सकते हैं क्या, व्हाइट, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कौन है, वर्गीज कुरियन ही है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, ये भी भैया वर्गीज कुरियन ने। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है, दूध से संबंधित है भैया, तभी तो दुग्ध साइंस के फादर भी वर्गीज कुरियन को माना जाने लगा। जंतु विज्ञान के पिता यानी जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर भी हमारे कौन है, अरस्तु हैं। इसके अलावा बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है। जूलॉजी के वो हो गए, बॉटनी के कौन हो गया, थियोफ्रेस्टस हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें हरित क्रांति, भैया ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित 4-5 चीज़ें हैं, जान लो। पहली बात तो ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, तो ये हैं भैया हमारे N.E. बोरलॉग, ठीक है, N.E. बोरलॉग है। इसके बाद अगर बात किया जाए इंडिया में फादर कौन होगा, तो कौन है, स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन है, ठीक है। फिर अगर पूछे शब्द किसने दिया है ग्रीन रिवोल्यूशन, तो किसने दिया है, विलियम गार्ड ने, विलियम गार्ड ने, ठीक है। तो ये भैया N.E. बोरलॉग ने क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है वर्ल्ड में। भारत में कौन है, M.S. स्वामीनाथन है। शब्द किसने दिया था, विलियम गार्ड ने दिया था, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में इतनी चीज़ें आप जान लो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें हरित क्रांति के जन्मदाता हमने बता दिया कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में कौन है, M.S. स्वामीनाथन। शब्द किसने दिया, विलियम गार्ड ने दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हरित क्रांति भारत में आई कब थी, तो 1966 से लेकर 67 के बीच में हरित क्रांति भारत में आई थी। अब इसके बाद बहुत सारी क्रांतियाँ थी अलग अलग कलर की। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, फर्टिलाइजर से। ब्लू रिवोल्यूशन मछली से। पीली क्रांति तिलहन से, तेल से। येलो रिवोल्यूशन तिलहन से, ऑयल से, ठीक है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। राउंड रिवोल्यूशन आलू उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस से भी हो सकती है, टमाटर से भी हो सकती है। लाल क्रांति किससे, मांस और टमाटर से हो सकती है। काली क्रांति पेट्रोलियम जेट्रोफा से हो सकती है, ठीक है। किससे, काली क्रांति जेट्रोफा, जेट्रोफा एक प्लांट होता है, बायो डीजल जिससे बनता है, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति यानी सिल्वर, रजत यानी सिल्वर। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे है, अंडा उत्पादन से। सफ़ेद वाला दूध से है, सिल्वर वाला किससे है, अंडा से है। गुलाबी क्रांति किससे है, झींगा उत्पादन से। यह यहाँ पर प्याज भी लिखा आ जाता है कहीं कहीं पर, प्याज से और झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब एक नई हाल ही में चली क्रांति कौन सी है, मीठी क्रांति। मीठी क्रांति किससे संबंधित है, शहद से संबंधित है, याद रखना। मीठी क्रांति किससे संबंधित है, शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर कौन थे, गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर थे के.एल. चड्ढा। कौन था, के.एल. चड्ढा गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर थे, ठीक है। फल उत्पादन में जो गोल्डन रिवोल्यूशन हुआ उसके फादर कौन थे, के.एल. चड्ढा थे। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर स्वामीनाथन, ठीक है। वहीं पर एक पूछ रहा था ईवर ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है।
एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। ये भी कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन ही है, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। एवरग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में कुछ भी पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन ही होगा। एवरग्रीन रिवोल्यूशन शब्द भी एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया था। एवरग्रीन रिवोल्यूशन फादर वर्ल्ड में हो चाहे इंडिया में हो, सब में एम.एस. स्वामीनाथन ही है, ठीक है। बायोडीजल किससे तैयार होता है, जेट्रोफा प्लांट से, भी बता दिए थे आपको। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था, 1966 में स्टार्ट हुआ था। इसी के तहत जो है HYVP में क्या हुआ, इन्होंने बौनी प्रजातियां उगाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। इसी से हमारा क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई। किसकी वजह से, ये HYVP प्रोग्राम की वजह से, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की वजह से। राष्ट्रीय बीज निगम कब बना था, 1963 में, ठीक है। राष्ट्रीय बीज निगम कब बना था, 1963 में। देखो नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब बना था, 1963 में। अगर नेशनल सीड एक्ट पूछे तुमसे तब कब वो आएगा, 1966 में। एक्ट आया था 66 में, कॉरपोरेशन यानी निगम बना था 1963 में, याद रखना। इसके बाद अब प्रति व्यक्ति भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी है, 0.14 हेक्टेयर। अब बची है 5 थी तब, अब घट गई और थोड़ा, तो 0.14 हेक्टेयर एक आदमी के पास अगर कृषि योग्य भूमि बांटा जाए तो होगी। भारत के कुल भूभाग में कृषि योग्य भूमि कितनी है, 47% एग्रीकल्चर लैंड है भैया भारत में, ठीक है। इसके बाद खरपतवार विज्ञान या टीलेज या जीरो टीलेज शब्द किसने दिया था, जेंथ्रो टुल ने दिया था। देखो वीड साइंस के फादर कौन माने जाते हैं, वीड साइंस यानी खरपतवार विज्ञान के फादर कौन माने जाते हैं, यही जेंथ्रो टुल माने जाते हैं, ठीक है। घास फूस जो उगती है उसके जेंथ्रो टुल। अगर पूछा जाए जीरो टीलेज के फादर कौन है, तब बदल जाएगा, याद रखना, लिख लो, ये यहाँ पर नहीं लिख लाया तो ग्लबलर बी ट्रिपलेट, ग्लबरल बी ट्रिपलेट, ये यूएसए के हैं, इनको माना जाता है जीरो टीलेज का फादर, यानी शून्य भू परिष्करण का फादर, ठीक है। बिना जुताई खेती करने की तकनीक जो है ये ग्लबरल बी ट्रिपलेट की है। शब्द दिया था जेंथ्रो टुल ने, जीरो टीलेज भी खरपतवार भी। ICAR कहाँ पर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कब बना था ये, पहली बात तो 16 जुलाई 1929 को बना था। है कहाँ पर ये, नई दिल्ली में है, ठीक है, मुख्यालय इसका। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये, तो ये भैया बना कब था, 1905 में बना था ये, 1905 में बना था। कहाँ पर था ये पहले था बिहार में। कहाँ था, बिहार में। बिहार में कहाँ पर, पूसा में, पूसा बिहार में था 1905 में। उसके बाद क्या हुआ, 1934 में यहाँ पर आ गया भूकंप। जब 1934 में भूकंप आया तो 1936 में ये बिल्डिंग ट्रांसफ़र करके भेज दी गई, कहाँ, दिल्ली। तो तब से IARI कहाँ हो गया, दिल्ली में। पहले इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम बदल कर दिया गया, इंपीरियल को चेंज करके इंडियन आज़ादी के टाइम पर, यानी 1947 के पास। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है, ठीक है। IRRI यानी इंटरनेशनल, देखो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो कटक उड़ीसा, इंटरनेशनल पूछा जाए तो कहाँ पर है, फिलीपींस मनीला में है, फिलीपींस मनीला में है। CTRI यानी टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। तंबाकू वाला कहाँ पर है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। इसके बाद IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, IIHR बेंगलुरु कर्नाटका में है IIHR। IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशुपालन वाला या पशु चिकित्सा वाला कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में। NDRI डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। कजरी CAZRI यानी सेंट्रल एरिड जोन यानी शुष्क जोन जो है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है, राजस्थान में, यानी जोधपुर राजस्थान क्या है, कजरी कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद करने पड़ेंगे। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछा गया है यूपी कैटेट में। लखनऊ यूपी में क्या है, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्रीडा कहाँ पर है, हैदराबाद में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। डेयरी नहीं है पर ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, देखो IISR की अगर बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो कहाँ पर है, लखनऊ यूपी में। अगर बात करें SBI के शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, प्रजनन केंद्र गन्ने का कहाँ है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, याद रखना, ठीक है। अब स्पेलिंग में मत जाना, कोयम्बटूर इससे होगा, ठीक है।
तो IISR कहाँ पर है, शुगर केन रिसर्च गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में है। वहीं अगर गन्ना जो है प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। अगर चीनी केंद्र पूछा जाए, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो कानपुर में है। IIPR भी यानी पल्स वाला भी कानपुर में है। देखो चीनी कानपुर में, गन्ना अगर नॉर्मल पूछ रहा है रिसर्च स्टेशन तो लखनऊ में है। अगर पूछे शुगर केन ब्रीडिंग वाला कहाँ पर है तो वो कोयम्बटूर में है। ठीक है, इसके बाद दाल वाला कहाँ पर है, कानपुर में, दाल दलहन वाला। ठीक है, उपकार कहाँ पर है, उपकार यानी उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है, लखनऊ में है। उपकार भी कहाँ है, लखनऊ में है। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, फूड टेक की, FT यानी फूड टेक की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटका में है। सेंट्रल फूड टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मैसूर कर्नाटका। ICR के प्रथम महानिदेशक कौन थे, BP पाल थे। VP पाल नहीं है, BP पाल है। ये क्या है, BP पाल। ठीक है, पहले ICR के महानिदेशक। वर्तमान में कौन है, त्रिलोचन मोहपात्रा हैं। कौन है, त्रिलोचन महापात्रा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, इस समय वर्तमान में ICR के महानिदेशक हैं, यानी DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, बरसाऊ बादल यानी बारिश करवाने वाले बादल को क्या बोलते हैं, निम्बस बादल जो हमारा होता है, चपल बादल उसी को बोलते हैं। 300 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है बादल में। ये हमारा जो है क्या करता है, बारिश करवाने वाला बादल होता है। ठीक है, कई सारे प्रकार के बादल हैं, कोमुलस बादल है, निम्बस बादल है। ठीक है, कोमुलस है, स्ट्रेटस है, कोमुलो स्ट्रेटस है। तो निम्बस उसमें हमारे जो बादल होते हैं वो पानी बरसाने का काम करते हैं। वायु की गति किससे मापते हैं, देखो वायु में 2 चीज़ें मापनी होती हैं। एक तो माप ले गति, ठीक है, एक क्या मापे, गति माप ले। दूसरा क्या मापे, दिशा। अब दिशा यानी वेन, यानी विंड वेन से मापेंगे दिशा। ठीक है, विंड वेन। गति किससे मापेंगे, एनीमोमीटर से मापेंगे गति। एनीमोमीटर से क्या मापेंगे, गति। विंड वेन से क्या मापेंगे, दिशा। ठीक है, वाष्पीकरण मापने के लिए देखो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण यानी जल का ह्रास हो किससे, जमीन से, यानी पानी मिट्टी से उड़कर चला जाए बाहर तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। और मापते किससे, इवेपोरीमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, इसके अलावा समुद्र तल पर बैरोमीटर कितना होता है, 76 जो है, समुद्र तल पर 76 मीटर ऊंचा होगा बैरोमीटर। भारत में मौसम की भविष्यवाणी कहाँ से होती है, पुणे से होती है। अब IMD के मुख्यालय अलग अलग जगह हो गए हैं। देखो आज अगर देखा जाए IMD का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अब अलग अलग क्षेत्र का भविष्यवाणी अलग अलग जगह से निकाला जाता है। ठीक है, पुणे भी है, दिल्ली भी है, कलकत्ता भी है, काफ़ी सारे, उसमें मुंबई भी है। ठीक है, अभी एक लेह लद्दाख में खोला गया सबसे ऊंचाई पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सब अलग अलग जगह से। इवेपो ट्रांसपीरेशन किससे मापते हैं, देखो इवेपो ट्रांसपीरेशन। इवेपो का मतलब देखो क्या है, देखो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ये हमारा क्या है, इवेपोरेशन है, ये हमारा क्या है, ट्रांसपीरेशन है। इवेपोरेशन यानी पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह से पानी का उड़कर जाना, इवेपोरेशन। वहीं पेड़ से, पेड़ की पत्तियों से पानी का निकलकर बाहर जाना, ये क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। पत्ती से पानी का लॉस जो हो रहा है वो क्या है, ट्रांसपीरेशन है। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ, एक खेत है मान लो, इस खेत में हमारा पेड़ भी लगे होंगे और ज़मीन भी खुली होगी, तो दोनों जगह से एक साथ में वाटर लॉस होगा। इसको अगर हमको मापना होगा तो किसका यूज करेंगे, लाइसीमीटर। अगर सिर्फ मिट्टी से मापना होता तो हम लोग इवेपोरीमीटर यूज कर रहे थे। अगर सिर्फ वाष्पीकरण मापता होता तो हम लोग क्या यूज करते, पोटोमीटर। क्या यूज करते हैं, पोटोमीटर। और अगर दोनों को एक साथ मापना है तो हम यूज करते हैं लाइसीमीटर। ठीक है, लाइसीमीटर याद रखो। वाष्पीकरण किससे मापते हैं, पोटोमीटर से। ठीक, वाष्पोत्सर्जन किससे मापते हैं, इवेपोरीमीटर से, इवेपोरीमीटर से। अगर दोनों को एक साथ मापना है तो किससे मापेंगे, लाइसीमीटर से। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत थर्मोस्फीयर। वायुमंडल में देखो क्या परतें होती हैं, कुछ ऐसे हो दिखता है हमको वायुमंडल। सबसे नीचे हमारा ये मान लो, यहाँ पर 0 से लेकर, ये मान लो ये 0, सबसे नीचे वाली सतह 0 है। यहाँ ऊंचाई पर हमारा क्या है, 8 से 18 किलोमीटर।
यहाँ तक हमारा क्या पाया जाता है, पहला लो जोन पाया जाता है। इस जोन को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद हमारा पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर पाया जाता है मीजोस्फियर, फिर ऊपर वाले को बोलते हैं थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर को भी दो भागों में हम लोग अगर बांट लेते हैं तो नीचे वाले को बोल देते हैं आयनो, ऊपर वाले को बोल देते हैं एक्सो। ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो पहला जो है हमारा क्या है, ये 8 से 18 किलोमीटर तक हमारा क्या जाता है, ट्रोपोस्फियर। फिर यहाँ तक जो है हमारा 50 किलोमीटर तक हमारा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। अब 50 से लेकर हमारा 80 किलोमीटर तक जाता है मीजोस्फियर, और 80 से लेकर 400 तक हमारा जाता है इवेपोस्फियर। उसके बाद 1600 तक लगभग हमारा जो है ये लास्ट तक जो है हमारा क्या चलता है, एक्सोस्फियर बुक चलता है। ठीक है, तो या फिर इसे थर्मोस्फियर इन दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे नीचे पाया जाता है हमारा क्या, ट्रोपोस्फियर, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, थर्मोस्फियर, जैसा हमने बताया। ठीक है, और ओजोन परत किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। सारी वायुमंडलीय क्रियाएं किस में होती है, ट्रोपो यानी सबसे नीचे वाले में सारी वायुमंडलीय क्रियाएं होंगी। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। सबसे ठंडा हमारा कौन सा है, मीजोस्फियर सबसे ठंडा होता है। सबसे गर्म कौन सा होता है, थर्मोस्फियर। ठीक है, भूमि की नमी किस यंत्र से मापते हैं, भूमि की नमी मापने के लिए यूज करते हैं टेंसियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन मापते हैं ना, सॉयल टेंशन, तो टेंसियोमीटर से माप लेंगे। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं, साइक्रोमीटर से। किसे मापते हैं, साइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर साइक्रो होगा, साइक्रो PSYCHRO होता है साइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको बता चुके हैं कौन सी, ट्रोपोस्फियर। सारी वायुमंडलीय क्रियाएं इसी में होती हैं, इसलिए हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, इसके ऊपर उड़ता है ट्रोपोस्फियर के, ताकि उसको वायुमंडल में जितनी भी बारिश वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उससे दिक्कत ना हो हवाई जहाज को उड़ने में। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब घटता है। देखो, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गैसें क्या होती है, सघन मात्रा में पाई जाती हैं। ऊपर जाते जाते क्या होता है, गैसें विरल मात्रा में पाई जाने लगती है, यानी दूर दूर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पास पास पाई जाएंगी गैस, वहाँ पर क्या होगा, दबाव ज़्यादा होगा। ऊपर क्या होगा, दबाव कम होगा। यानी हम लोग जब ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। बात समझ में आई। वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.97%, नाइट्रोजन 78.084% और नाइट्रोजन भार, अच्छा देखो, नाइट्रोजन अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 78% है, अगर भार के अनुसार पूछेगा तो 75% नाइट्रोजन है। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में नमी होने पर, अच्छा अगर नमी बढ़ेगी तो क्या होगा, सघनता बढ़ेगी। सघनता बढ़ेगी तो वायुदाब बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। इस समय देश में कुल कितने केवीके हैं, तो केवीके भैया 642 थे उस समय। आज की कंडीशन मान लो तुम कितने हो गए हैं, अब लगभग हो गए होंगे 650 या 670 या 700 के पास, 700 प्लस के आसपास हैं ये। ठीक है, 700 प्लस इस समय होंगे, ये अब पूछा नहीं जाएगा, इसको जाने दो। प्रयोगशाला से खेत तक यानी लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम कब चला था, 1979। क्या हुआ था इस दिन, गोल्डन जुबली थी किसकी, ICAR की। गोल्डन जुबली का मतलब क्या होता है, 50 साल जब पूरे होते हैं। ICAR की स्थापना हमने आपको क्या बताया था, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, 50 साल कब होंगे, 1979 में। तो 1979 को ही हमारा क्या हुआ, लैब टू लैंड प्रोग्राम चला, यानी प्रयोगशाला से खेत तक। कहने का मतलब है क्या करें, सारे पहले रोग हम लें, रोग या समस्याएं किसानों की लेकर कहाँ जाएं, लैब में लेकर जाएं। लैब में हम क्या करें, सोल्यूशन खोजें, उस सोल्यूशन को दोबारा हम क्या करें, खेत तक पहुंचाएं। यही तो क्या था हमारा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना कब चली थी, 1964 में। नेशनल परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट कब, 1964 में। मत्स्य उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल टॉप पर है। दुग्ध का हिमांक क्या होता है, 0.55 डिग्री सेल्सियस पर हमारा दुग्ध क्या होता है, जम जाता है। यानी हमारा 0.55 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, दुग्ध का हिमांक होता है। याद रखना, दुग्ध हमारा क्या होता है, 0.55 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। दूध का अपवर्तनांक क्या होता है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई हैं। अपवर्तनांक दूध का क्या होता है, 1.3440 से 1.3480। ये हमारा क्या है, दूध का अपवर्तनांक है। किस टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर। ताजे दूध में अम्लता कितनी पाई जाती है, 0.11 से लेकर 0.16, इतनी एसिडिटी दूध में होती है। ठीक है, दूध में कितनी अम्लता, 0.11 से 0.16 तक। ठीक है, गाय के दूध में अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.1030। भैंस में 1.032, जो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला पढ़ा ना हमने, 13440 से 1.3480। तो गाय में इसमें कम है, गाय वाला, ये मान लो ये वाला क्या हो गया, गाय का हो गया, और ये वाला भैंस का हो गया अपवर्तनांक। ठीक है, और अपेक्षित घनत्व क्या होता है, 1.30।
1.30 हमारा ये क्या है, गाय के दूध में अपेक्षिक घनत्व, तो भैंस के दूध में 1.032। याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, अपेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी, अपवर्तनांक अलग चीज़ है, ठीक है। दूध का गाढ़ापन कितना होता है, 1.5 से 2 सेंटीपाइज। तो पहले तो यही पूछ लेता है दूध का गाढ़ापन मापते किस में है, किसमें अपने सेंटीपॉइज, ठीक है, पॉइज में मापते हैं, पॉइज में मापते हैं दूध का गाढ़ापन। कितना होता है दूध का गाढ़ापन, 1.5 से 2 सेंटीपॉइज होता है, ठीक है। दूध का तल तनाव कितना होता है, यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितना, 43.58 से 49.36 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात तो पूछ लेता है पृष्ठ तनाव मापते किस में है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है। दूसरी बात, होता कितना है दूध का, 43.58 से लेकर 49.36, ये हमारा क्या है, दूध का तल तनाव है। ये 4-5 क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म कहाँ पर बनाई गई, इलाहाबाद में, 1889 में बनाई गई थी। मिलिट्री डेयरी फार्म का स्थापना कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। गन्ने का मुख्य कीट पायरिल्ला पर्पुसिल्ला हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है प्रमुख कीट होता है, लीफ हॉपर, ठीक है। धान का प्रमुख कीट कौन सा है, गंधी बग। गंधी बग हमारा जो है क्या है, होलोट्राइका कंसनगुनिया, ये हमारा धान का मुख्य कीट होता है। किंग्स ऑफ पल्स किसे बोलते हैं, चना को। क्वीन ऑफ पल्स किसे बोलते हैं, मटर को बोलते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ फ्रूट लीची को। यहाँ पर कभी कभी देखो अब क्या होता है, क्वीन ऑफ पल्स में क्वीन ऑफ फ्रूट्स में लीची भी आ जाता है, और क्या क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है मैंगो स्टीन। आजकल मैंगो स्टीन भी इसमें लिख कर आता है, ये भी यही सही माना जाता है, मैंगो स्टीन क्वीन ऑफ फ्रूट्स माना जाता है, ठीक है। हरा सोना किसे बोलते हैं, अफीम को। झूठा सोना पायराइट को। फॉल्स गोल्ड किसे बोलते हैं, पायराइट को। दूध की रानी बोलते हैं सानेन बकरी, जो हमारी सानेन नस्ल की बकरी है उसे क्या बोलते हैं, दूध की रानी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी पहली सेंचुरी खत्म हुई, सेकेंड सेंचुरी पर हम लोग एंटर करते हैं। क्वीन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। क्वीन ऑफ स्पाइसेज यानी जो मसाले होते हैं उनकी रानी इलायची है। किंग ऑफ फ्रूट आम है, क्वीन ऑफ फ्रूट आपको बता दिया मैंगोस्टीन होगा या तो लीची होगा। आम का वानस्पतिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है आम का, 50% अकेले उत्तर प्रदेश पैदा कर रहा है। जितना भारत में आम पैदा होता है उसका 50% अकेले कौन पैदा कर रहा है, यूपी पैदा कर रहा है। आम के पके फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है, आम किसका सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स है आम, ठीक है। इसके बाद आम का जन्म स्थान इंडिया है भैया, इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। आम क्या है, जन्म स्थान इंडिया। आम की म्यूटेंट प्रजाति कौन सी है, रोसिका हेडेन। रोसिका हेडेन हमारी जो है, रोसिका हेडेन ये हमारी क्या है, आम की म्यूटेंट प्रजाति है, याद रखना। इसके अलावा लवण सहनशील मूल ग्रंथ कौन सी है, आम में जो सैलिनिटी टॉलरेंट वाली यानी जो नमक को सह सकती हो, सैलिनिटी को सह सकता हो, ऐसा कौन सा रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक पूछा है, कौन सा रूट स्टॉक है जो क्या कह सकता है, लवण को सह सकता है। तो कुरकुन हमारा एक ऐसा रूट स्टॉक है जो क्या है, सैलिनिटी टॉलरेंट होता है, ठीक है। बेगुठली आम यानी सीडलेस जो मैंगो है, कौन सी किस्म होती है, सिंधु। सिंधु में क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता, याद रखना। सीडलेस मैंगो कौन सा होता है, सिंधु। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या, पार्थेनोकार्पी। क्या पाया जाता है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी पाया जाता है। कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, स्टेनो जो है पार्थेनोकार्पी इसमें पाई जाती है, छोड़ दो। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, चौसा सबसे आम की मीठी किस्म है। आम को कहते हैं भैया बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है, हाथ बिना धोए खा ही नहीं सकते, बाथरूम जाना ही पड़ेगा तो बाथरूम फ्रूट का ही लो। आम में परागण होता है घरेलू मक्खी द्वारा, याद रखना, ये पूछा जाता है कई बार। हाउस फ्लाई परागण करती है किसमें, मैंगो में। आम की प्रति हेक्टेयर बाग की उपज कितनी, 150 से 200 क्विंटल हो सकती है। आम के गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब गुच्छा रोग हो जाएगा, कई देखते हैं आप पत्तियों गुच्छे गुच्छे बनने लगते हैं, तो एसिटिक एसिड का यूज कर देंगे, 200 mg पर लीटर पानी में मिलाकर घोल कर छिड़क देंगे। केले का साइंटिफिक नेम क्या है, मूसा पैराडिसियाका है। केले का कुल क्या होता है, म्यूसेसी। केले का जन्म स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है। केले में विटामिन ABCD पाए जाते हैं 4। भारत के में क्षेत्रफल के हिसाब से किस फल का प्रथम स्थान पर उत्पादन, देखो अगर क्षेत्रफल यानी एरिया में पूछेगा तो हम लोग एरिया में सबसे ज़्यादा क्या लगाते हैं, आम। अगर पूछे उत्पादन में तो उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होता है, केला। प्रोडक्शन में केला टॉप पर है, एरिया में आम टॉप पर है भारत में। केला क्या है, एक बीजपत्री फल है, ठीक है, यानी मोनोकोटिलिडन है। केले का जो भाग जमीन के ऊपर रहता है उसे हम बोलते हैं स्यूडोस्टेम। स्यूडोस्टेम झूठा तना बोलते हैं, स्यूडोस्टेम। और जो जमीन के अंदर रहता है उसे बोलते हैं राइजोम,
ठीक है, क्या बोलते हैं, राइजोम, यानी जो तने का भाग नीचे रह रहा राइजोम है, जो ऊपर आ जा रहा स्यूडोस्टेम। केले के फूल को क्या कहा जाता है, स्पेडिक्स कहा जाता है। याद रखना, कई बार पूछा गया केले का फूल क्या कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। उमरान गोला बेर की किस्म है। बेर, उमरान भी अलग किस्म है, बेल गोला अलग किस्म है, कई सारी हैं, उमरान है, गोला है, ठीक है। ये किसकी किस्में है, बेर की किस्में हैं। बेर का मुख्य कीट क्या है, फल मक्खी। फ्रूट फ्लाई हमारा बेर में बहुत लगता है। बेर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, जिजीफस जुजुबा, बेर का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसके अलावा झारबेरी, झारबेरी हमारा जंगली बेर होता है, जिजीफस मॉरिसियाना, ठीक है। बेर में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, कौन सी टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रवर्धन करते हैं, तो रिंग बडिंग मेथड द्वारा, ठीक है। प्रोपोगेशन किससे करते हैं, रिंग बडिंग से। बेर में रिंग बडिंग होता है। लीची का जन्म स्थान कहाँ है, चाइना में। लीची किस कुल का है, सेपेंडेसी कुल का। लीची किस जलवायु का पौधा है, समशीतोष्ण। चाइना में कौन सी पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। लीची के प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, लीची में हम लोग याद रखना एयर लेयरिंग किस में करते हैं हम लोग, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग किस में करते हैं, लीची में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एयर लेयरिंग या गूटी जिसे बोलते हैं, किस में करते हैं हम लोग, लीची में। रोज सेंटेड और कलकतिया ये वैरायटी है किसकी, लीची की। सतपुतिया किसकी वैरायटी है, सतपुतिया तुरई नाम सुने होंगे आप लोग, तो सतपुतिया किसकी वैरायटी है, तरोई की वैरायटी है। लीची में फूल कब आते हैं, तो लीची में फरवरी मार्च में फ्लावरिंग होती है, और जून जुलाई में वो हमको मार्केट में मिलने लगती है, ठीक है। इसके अलावा माइकोराइजल एसोसिएशन, भैया देखो वैम का नाम सुने हैं आप, वैम, वैसिकुलस मर्गी, वैसिकुलस अर्बिकुलर माइकोराइजा, ठीक है, वैसिकुलर अर्बिकुलस माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा हमारा होता क्या है एक्चुअल में, माइकोराइजा हमारा जो होता है, माइकोराइजा होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है ये। कौन कौन, पहला तो इसमें चीज़ होती है फंजाई, और फंजाई के साथ में दूसरा क्या होता है, हायर प्लांट की जड़, यानी बड़े बड़े पौधों की जड़ें। इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा करता क्या है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, फास्फोरस को मोबाइल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है, जड़ किसकी, इसमें लीची की जड़ में पाया जाता है। तो लीची की जड़ में हमारा क्या पाया जाता है, माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है, यानी वैम पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। वैम होता क्या है एक्चुअल में, बताए थे आपको, माइकोराइजा क्या होता है, फंजाई और प्लस रूट, ठीक है। हायर प्लांट की रूट और फंजाई से मिलकर बनता है क्या, माइकोराइजा। आम की किस फैमिली का पौधा है, एनाकार्डियेसी आम, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, झांसी में, याद रखना। फर्टिलाइजर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यानी उर्वरक रिसर्च केंद्र कहाँ पर है, फर्टिलाइजर वाला कहाँ पर है, झांसी में है, ठीक है। फॉडर भी कहाँ पर है, फॉडर भी झांसी में है, ठीक है। चारा वाला केंद्र, ठीक है, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, झांसी में है, यानी चारा वाला केंद्र भी कहाँ है, झांसी में है। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़ होते हैं 1 हेक्टेयर में, याद रखना। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़, 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर भी होते हैं। अमरूद का मुख्य रोग क्या होता है, विल्ट यानी उकठा। विल्ट रोग जो है अमरूद में बहुत ज़्यादा लगता है, उकठा रोग बहुत ज़्यादा लगता है। आम्रपाली संकरण है, आम्रपाली संकरण है किसका, दशहरी गुण नीलम का। याद रख लो फार्मूला DNA, ठीक है, यानी दशहरी गुण नीलम बराबर क्या है, आम्रपाली। याद रखना अगर इनका क्रॉस बदल जाएगा, यानी नीलम गुण दशहरी अगर हम करवा देंगे तो हो जाएगा क्या, मल्लिका, ND यम हो जाएगा। जब DN है तो A बन रहा है, यानी DNA RNA पढ़े ना, तो ये भैया दशहरी गुण नीलम हमारा क्या बन जाएगा, आम्रपाली। बहुत कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन हमेशा ही आता है। दशहरी गुणे नीलम हमारा क्या होता है, आम्रपाली होता है। वहीं नीलम गुणे दशहरी हमारा क्या हो जाएगा, मल्लिका हो जाएगा, ठीक है। नीलम को आगे रख देंगे, लड़की को आगे रख देंगे तो लड़की का नाम सामने आ जाएगा, मल्लिका शेरावत आ जाएंगी, ठीक है। नीलम गुणे दशहरी हमारा क्या होगा, मल्लिका होगा। आम में कोयली रोग क्यों होता है, कोयली रोग हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसीलिए जहाँ पर जो ईंट बनाने के भट्ठे होते हैं उसके आसपास जो आम के पेड़ होते हैं वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, उनमें कोयली रोग हो जाता है, ठीक है। मैंगो मॉल फॉर्मेशन किस में लगता है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन लगेगा मैंगो में भैया।
पपीते का बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया, फैमिली कैरिकेसी। पपीते में जो हमारा हम लोग प्रोपोगेशन करते हैं, किससे करते हैं? सीड से ही करते हैं हम लोग प्रोपोगेशन पपीते का। पूसा मेजेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है पपीते की। केले को बीज रहित अवस्था कैसे मिलती है? बताए थे आपको, पार्थेनोकार्पी से। कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है केले में? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। आम में पाई जा रही थी स्टेनोस्पर्मी पार्थेनोकार्पी, इसमें पाई जा रही है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। केले का चिप्स बनाने हैं तो क्या हम लोग कौन सी वैरायटी यूज करते हैं? नेंद्रम। नेंद्रम केले की एक वैरायटी है जिसका हम लोग यूज करते हैं चिप्स बनाने में। केले के गुच्छों को कहा जाता है गहर। हम लोग कहते हैं गांव में गहर कहते हैं ना। एक गैर में 50 से 100 तक फलियां होती हैं। बाकी कुछ केले की वैरायटी तो ऐसी आती है, जैसे हजारी एक केला आता है, उसमें 1000 केले एक गैर में होते हैं। केले का पौधा जीवन में कितनी बार फल दे सकता है? तो याद रखना, हो सकता है पहली बार आप लोग बात सुन रहे हो। केले का पौधा जीवन में एक ही बार फल देता है, उसके बाद उसको काट के हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर नए पौधे निकल आते हैं, यानी पेड़ी जैसे होता है सिस्टम। केले में फल लगते हैं 3, जो है फल पकने तक का समय, फल लगने से पकने में कितना टाइम लगता है? 3 महीने लग जाते हैं। 1 हेक्टेयर में कुल केले कितने पेड़ लगा देते हैं हम लोग? लगभग 3333 पेड़ लगाते हैं हम लोग 1 हेक्टेयर में केले के। ठीक है, केले को किस रसायन से पकाते हैं हम लोग? एथिलीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गांव में रखते हैं ना उसमें पकाने के लिए, एथिलीन ही होता है, वो एथिलीन होता है। ठीक है, केले का भंडारण तापक्रम 12.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12.8 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं? केले को भंडारित करते हैं। ठीक है, केले को भंडारित कितने डिग्री सेल्सियस पर? 13 डिग्री सेल्सियस पर। लीची का साइंटिफिक नेम लीची चाइनेंसिस होता है। पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पपेन। पपेन पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये क्या होता है, हम लोग जब पपीते में क्या हल्का सा चीरा लगा देते हैं, उसका फिर दूध जो निकलता है पपीते से, उसको इकट्ठा करके सुखा करके एक पदार्थ बनाया जाता है, उस पपेन कहा जाता है उसको। वो पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पपीते की बीज 300 से 400 ग्राम 1 हेक्टेयर में हम लोग पपीता लगा देते हैं। इसके अलावा पर्ण ककून रोग लगता है, किसमें? पपीते में ही लगता है। ठीक है, लीफ ब्लॉन्चिंग किसमें लगता है? पपीते में। आड़ू किस कुल का पौधा है? तो आड़ू भैया हमारा सेब है, आड़ू है, सारे किस कुल के पौधे हैं? रोजेसी के। आकर्षण फसल का एग्जाम्पल हमारा क्या है? भिंडी। आकर्षण फसल हमारी क्या है? यानी जो हमारी क्या करें, बाकी कीटों को आकर्षित करती हो। ट्रैप क्रॉप भी बोल सकते हैं इसको, आकर्षण फसल भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि ये हमारा जो है कॉटन की खेती कर रहे हैं हम लोग। कॉटन हमारा बहुत महंगी खेती है, तो इसके चारों ओर हमने क्या किया? इधर उधर हमने लगा दी भिंडी। अब जो कॉटन है वही भिंडी, दोनों एक ही फैमिली यानी मालवेसी कुल के हैं। तो जो रोग कीड़े जो कॉटन को खाने आने वाले थे, उनको भिंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो भिंडी खाने लगे, तो हमारा कॉटन पूरे तरीके से सेफ बच गया। तो इस प्रकार से जो फसल उगाते हैं उसे हम बोलते हैं आकर्षण फसल। तो आकर्षण फसल का एग्जाम्पल एक हमने बता दिया, क्या? भिंडी। कैच क्रॉप क्या है? कैच क्रॉप का मतलब है भैया जो हमारी कम दिन में तैयार हो जाए। जैसे हमारी क्या है, हमने एक फसल उगाई, इस खेत में हमने एक फसल उगाई थी, ये फसल हमारी क्या हुई? 6 माह के लिए थी, और ये 2 माह में हमारी क्या हुई? 2 माह में कोई रोग लग गया या सूखा पड़ गया, किसी वजह से ये हमारी फसल खराब हो गई, नष्ट हो गई। तो हमारे पास 4 महीने शेष बचे हैं। अभी 4 महीने में या तो खेत खाली छोड़ रहे हैं अगली फसल बोने के लिए, या फिर उनकी जगह पर हम कोई छोटी कम ड्यूरेशन वाली फसल उगा लें। तो जो एक कम ड्यूरेशन वाली फसल उगाई जाती है उसे ही बोला जाता है कैच क्रॉप। ठीक है, पकड़ने के लिए अगली फसल को पकड़ने के लिए क्या लगाए? कैच क्रॉप। तो मूंग, उड़द, लोबिया, ज़्यादातर दलहनी फसलें हैं जो कम दिन में तैयार हो जाती हैं, इनको हम लोग कैच क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। नकदी फसलों में आलू, गन्ना, तंबाकू, जिसको तुरंत बेचकर हार्ड कैश हमको मिल जाए, नकदी फसल है। धान, गेहूं, मूंग में फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता हम लोग कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स। क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स अपान ईयर, कितने साल का फसल चक्र है, इनटू 100। तो धान, गेहूं, मूंग उगाने में हमको कितना समय लगेगा? हमको लगेगा 1 साल। फसलें कितनी है? 3, गुणा कर देंगे 100 से, हमारा क्या हो जाएगा? ये 300 हो गया फसल चक्र सघनता। यहीं अगर मान लो मूंग की जगह लिखा होता गन्ना, तो गन्ना हमारा क्या लेता? 1 साल। धान, गेहूं लेता 1 साल, यानी ये फसल चक्र हो जाता 2 साल का। ठीक है, तो 3 फसलें अगर हम 2 साल में उगाते तो हमारा हो जाता 150 फसल चक्र सघनता। बात समझ में? ये से हमारा निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया। भारत में किस मिट्टी को सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो भैया आपको पता है एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। किसानों को बुआई है तो कौन सा बीज देते हैं हम लोग? सर्टिफाइड सीड देते हैं। किसानों को बुआई के लिए कौन सा सीड देते हैं? सर्टिफाइड सीड देते हैं हम लोग। ठीक है,
सर्टिफाइड सीड देते हैं। इसके बाद लीची का पौधा कितनी आयु में फल देता है? 6 से 7 साल में लीची का पौधा फल देने लगता है। बेर 5 साल में, अमरूद 4 साल में, आम 3 से 6 साल में, सेब भी 3 से 6 साल में, केला 2 वर्ष में फल देने लगता है। धान में खैरा रोग बहुत आता है, जिंक की कमी से होता है। जिंक सल्फाइड का यूज़ करते हैं धान में, जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? खैरा रोग हो जाता है। ज्वार में जल मांग कितनी है? वाटर डिमांड कितनी है? 550 से 575 mm है। ठीक है। बाजरे में 450 से 600 mm सबसे कम पानी बाजरे को ही चाहिए होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केमल क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा। मक्के में हमारी जल मांग 720 mm, गेहूं में 470 mm। खरबूजे को बुआई का समय क्या है भैया? खरबूजा हमारा क्या है? कौन सी फसल में आएगा? जायद में। तो कब बुआई करेंगे? दिसंबर जनवरी में। खरबूजे में 1.5 से 2 किलो बीज दर यूज करते हैं। खरबूजे में उपज लेते हैं 175 से 200 कुंटल। कद्दू का बॉटनिकल नेम होता है कुकुरबिटा मोस्टाटा। कद्दू की बीज दर 7 से 8 किलो। कद्दू की उपज 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर। मूली का जन्म स्थान इंडो चाइना है। मूली में 8 से 10 किलो बीज यूज करते हैं हम लोग। मूली में तीखापन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथायोसाइनेट इसे बोलते हैं या फास्फोथायोसाइनेट बोलते हैं। मूली में तीखेपन का कारण है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भिंडी में फलियों की पहली तुड़ाई कब करते हैं? फूल खिलने से 6-7 दिन बाद। भिंडी तोड़ने जाना है तो भैया याद रखना, फूल खिलने से 7 दिन बाद हम पहली तुड़ाई कर लेंगे। भिंडी की फलियों की तुड़ाई कितने दिन के अंतर पर करते हैं? अब पहली तुड़ाई करने के बाद 3 से 4 दिन पर जाकर भिंडी तोड़ लाएंगे हम लोग। बैंगन के गुच्छे वाली प्रजाति कौन सी है? पुष्पा पर्पिल क्लस्टर। पूसा पर्पिल क्लस्टर, पहले तो यही जान लो वैरायटी किसकी है? बैंगन की। किस टाइप की है भैया? गुच्छे वाली वैरायटी है, गुच्छे वाला बैंगन पैदा करती है। ब्लैक ब्यूटी भी किसकी है? बैंगन की। बैंगन में 375 से 500 ग्राम बीज दर यूज करते हैं हम लोग। और भैया छोटी पत्ती रोग बैंगन में किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से। मूल ग्रंथि रोग भैया किसमें लगता है? बैंगन और टमाटर में हमारे ये दो में लगता है हमारा क्या? मूल ग्रंथि रोग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और धीरे धीरे ऐसे जो है हमें आसान सेशन जो यूजी वाले हैं, जब तक आपका जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, करवा देंगे 1000-2000 क्वेश्चन। इससे आपको उससे मतलब भर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बस दबा के आप लोग शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूजी वालों तक पहुंचा दो ये। ठीक है, धन्यवाद।